बैक टू चैनल एडोनेटिक। और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। मैंने पहले भी जो वीडियोस कवर किए थे उसमें भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उस पे बेसिस पे क्वेश्चंस के सेट तैयार किए थे, और इस वीडियोज़ में भी अपकमिंग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन सिक्वेंसली रिप्लेस द साइंस एंड बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, और इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो यहाँ इक्वेशंस दिए हुए हैं ये फुलफ़िल करता है। अगर हम ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करते हैं, जो क्वेश्चंस है 60, 2, 3, 6, 5, 43, अगर हम पहला ऑप्शन इस पर ट्राई करते हैं तो प्लस माइनस इक्वल टू, तो क्या इसको सॉल्व करने पे इक्वल टू 43 आता है? तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 5। अब यहाँ क्या हो गया 90। तो आप ऐसे ही देख रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फुलफ़िल होगा नहीं। अब अगर हम नया सेकेंड वाला ये ऑप्शन ये ट्राई करते हैं तो 60 प्लस 2 डिवाइड 3 इंटू 6, नहीं यहाँ पे प्लस का आ गया 60 के बाद, फिर डिवाइड का, फिर इंटू का, फिर इक्वल टू 5 और माइनस 43। तो ये देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे जो इक्वल टू के बाद दोनों साइड ये इक्वल नहीं रहेगा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गया, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर। अगर हम ऑप्शन 4 पे ट्राई करते हैं, आप ऑप्शन 3 पे भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगर ऑप्शन 3 पे भी ट्राई करते हैं, अगर ऑप्शन 3 फुलफिल नहीं होता है तो हमारे पास लास्ट ही ऑप्शन है कि ऑप्शन 4 ही ट्राई करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम ऑप्शन 4 ट्राई करते हैं 62, 3, 6, 5, 43, तो यहाँ पे क्या है इक्वल टू का है, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है और फिर डिवीज़न है। तो यहाँ कितना आएगा 30 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 5। तो यहाँ पे क्या हो गया 33 इंटू 6 माइनस 5। अब देखिए आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमें बॉडमास रूल फॉलो करना है। यहाँ पे कितना आ गया 6 इंटू 3 पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। 30 प्लस 18 माइनस 5, तो 48 माइनस 5 इक्वल्स टू 43। तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज और द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब ये सेट में जो कि वो फुलफिल हो रहा है, जो लॉजिक लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन में सही है जो कि इसमें सेम लॉजिक लगे। अब देखिए इस नंबर को डिजिट को देखने से ये लग रहा है कि हो सके 24 इंटू 10 पे करने पे हो, लेकिन 24 इंटू हम 10 करते हैं तो 392 नहीं आता, आता है कितना डिजिट 240। तो अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं जो इसमें लॉजिक फॉलोज होगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर इंटू 2। अब फर्स्ट नंबर कितना है 24, सेकेंड नंबर कितना है 10। अब इसका स्क्वायर अगर करें फिर मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास कितना डिजिट आता है, जो आंसर आएगा 392 होगा। तो इसमें भी ये सेम लॉजिक फॉलो होगा। अब आपको लॉजिक पता चल गया, जब आपको लॉजिक पता चल जाएगा तो आंसर तो आप सही बता ही दोगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 4 number pairs have been given, out of which 3 are alike in same manner and 1 is different. Select the number pair that is different. मतलब जो ये डिजिट दिया हुआ है, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो एनी 3 ऑप्शन वो एक लॉजिक फॉलो हो रहा होगा क्योंकि हमें यहाँ पे ऑड वन आउट फाइंड करना है, और एक ऑप्शन जो है वो बाकी जो लॉजिक फॉलो कर रहा है बाकी 3 ऑप्शन उससे डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहाँ अगर हम स्क्वायर देख रहे हैं तो स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं हो रहा है,
तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 432 डिवाइड 12 तो कितना आता है आंसर 36। उसके बाद कितना है 147 डिवाइड 7 तो कितना आता है 21। और 192 में 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 24। लेकिन जब हम 506 को डिवाइड करते हैं 13 से तो यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है ये डेसिमल में आ रहा है, बट बाकी 3 ऑप्शन तो डिफरेंट है। तो यहाँ ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एज्यूमिंग दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एज्यूम करना है कि ट्रू है, इवन इफ इट अपीयर्स टू बी एट वेरियंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स। डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द सेंटेंस। तो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर, जितने भी डायरेक्टर्स है वो एक्टर हैं। नो एक्टर इज ए प्रोड्यूसर, कोई एक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। ऑल कोरियोग्राफर्स आर डायरेक्टर, जितने भी कोरियोग्राफर है वो भी डायरेक्टर है। अब कंक्लूजन क्या यहाँ पे फॉलो होता है, ये हमें देखना है कि कौन कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। और यहाँ ऑप्शन में दिया क्या गया है कंक्लूजन, नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर, सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर, और जो ऑप्शन थर्ड है नो डायरेक्टर इज ए प्रोड्यूसर। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको मैक्सिमम मिलेंगे एसएससी पैटर्न पे, जो एग्ज़ाम होते हैं इस लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इसमें ब्लैंक कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ पे क्या देखना है कि सी से पहले जो है यहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि सी से पहले कोई यहाँ जो अल्फ़ाबेट है आता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ सी से पहले अल्फ़ाबेट कौन सा है, जी। और फिर हम एक बार और चेक कर लेंगे कि ये सही से फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि सी से पहले जो आ रहा है अल्फ़ाबेट जो है वो जी है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बच गया ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन 4। अब ये दोनों ऑप्शन में देखना है, पहला ब्लैंक में हमारा फुलफ़िल हो जाएगा जी। अब यहाँ पे क्या देखना है कि टी से पहले कौन सा आ रहा है, तो टी देखिए यहाँ पे भी ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टी से हमें क्या पता चल रहा है कि एच है, तो सेकंड वाले ब्लैंक में क्या हो जाएगा एच। अब देखिए यहाँ पे दोनों पे ऑप्शन में जी के बाद जो सेकंड ब्लैंक है उसमें एच है, थर्ड में भी है, थर्ड में भी सी ही होगा। अगर ऑप्शन रहा तो आप इससे भी करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड डिजिट पे क्या हो जाएगा, थर्ड ब्लैंक पे क्या हो जाएगा सी। अब कहाँ हमारे पास कौन सा बच गया, फोर्थ ब्लैंक। फोर्थ ब्लैंक में जी से पहले क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं CHTLGC, तो यहाँ पे क्या होगा एल। अब देखिए आप यहाँ पे फाइंड आउट ऑप्शन में ही एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है वो कम क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम होगा और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सही बना पाएंगे अगर आपको इस टाइप के ऑप्शन आते हैं तो। GHCL, तो इसी से बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप जब आप ऑप्शन 4 में देखेंगे तो यहाँ पे तो एल आ रहा था बट यहाँ पे तो एच है, तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ नंबर इन द सेम वे एज द फर्स्ट नंबर इज रिलेटेड टू द सेकेंड नंबर एंड द फिफ्थ नंबर इज रिलेटेड टू द सिक्स्थ नंबर। मतलब जैसे ये नंबर एक दूसरे से रिलेट कर रहा है और ये नंबर रिलेट कर रहा है, सॉरी ये तो फाइंड आउट करना है यहाँ पे 21 445 जैसे नंबर रिलेट हो रहे हैं और यहाँ पे जो डिजिट है 17 और 293 रिलेट हो रहे हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा। अब देखिए 17 और 293 में अगर हम ये देखें कि तो इससे क्या पता चलता है कि ये 17 के स्क्वायर के आसपास है। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 289 में हम 4 ऐड करते हैं तो क्या आता है 293। अब ये सेम हम इसमें भी देखें कि इसमें भी लॉजिक सेम फॉलो होना चाहिए, तभी तो ये लॉजिक सही होगा। ऐसे नहीं कि इसमें आप दूसरा लॉजिक फॉलो कर रहे हो और इस डिजिट में आप दूसरा लॉजिक फॉलो कर रहे हो, तब आपका गलत आंसर आएगा और मैक्सिमम में वो आंसर आएगा भी नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, और इसमें अगर हम 4 ऐड किए तो
445, यानी लॉजिक सेम ही फॉलो हो रहा है। तो अगर हम ये लॉजिक पे आते हैं, मतलब डिजिट तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 4 ऐड करना है और यहाँ पे जो डिजिट होगा उसका स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 488 हम लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 488 माइनस 4, तो 484। अब 484 22 का स्क्वायर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सैलोस का है, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भी जितने कम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें भी सैलोक्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो है ओनली एफ यू, और ओनली एफ यू का मतलब होता है, अगर लिखा है क्वेश्चंस में, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ ओनली एफ यू ए इज़ बी, दैट मीन्स सम ए इज़ बी एंड सम ए इज़ नॉट बी। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये तो पता रहता है कि ओनली एफ यू का मतलब सम ए इज़ बी होता है, लेकिन मैक्सिमम को ये नहीं पता रहता है कि सम ए इज़ नॉट बी भी होता है, जिसके कारण उनका जो करेक्ट आंसर है वो गलत हो जाता है, और वो सैलोक्स में सही आंसर नहीं बता पाते हैं ओनली एफ यू वाले कॉन्सेप्ट में। और मैंने पहले भी सैलोक्स के ओनली एफ यू वीडियोस कवर कर चुका हूँ, तो आपको अगर ओनली एफ यू के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चाहे तो वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और उसमें आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ओनली एफ यू कॉन्सेप्ट पे आपको कितने क्वेश्चंस और भी कितने उस पर क्वेश्चंस चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर डिस्कस करते हैं ओनली एफ यू कोल्ड इज़ हॉट। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली एफ यू कोल्ड इज़ हॉट, सम हॉट इज़ वाटर एंड नो वाटर इज सोर। अब सम कोल्ड इज हॉट का मतलब क्या हो गया, ओनली ए फ्यू कोल्ड इज हॉट का मतलब क्या हो गया, सम कोल्ड इज हॉट एंड सम कोल्ड इज नॉट हॉट। अब कंक्लूजन में क्या है, सम वाटर इज कोल्ड, तो सम वाटर इज कोल्ड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सम वाटर इज नॉट कोल्ड, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और आप तुरंत बता दोगे कि सर इसका तो आंसर नन फॉलोज हो जाएगा, बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सम और सम नॉट का, और जिसे ये कॉन्सेप्ट पता है वही क्वेश्चन का सही आंसर बता पाएंगे कि सम और सम नॉट कॉन्सेप्ट अगर यूज होता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, नाइदर वन और नॉर टू फॉलोज। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन में आपका दो तीन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, एक ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट वाला और सम नॉट कॉन्सेप्ट वाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओनली ए फ्यू कोल्ड इज हॉट, सम हॉट इज वाटर, नो वाटर इज सोर। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यहाँ पे और कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ओनली ए फ्यू कोल्ड इज हॉट, सम हॉट इज वाटर, नो वाटर इज सोर। कंक्लूजन क्या फॉलो है यहाँ पे दिया हुआ, ऑल कोल्ड इज वाटर, जितना कोल्ड है वो वाटर है, ये तो फॉल्स हो गया। सम कोल्ड इज नॉट वाटर, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बट यहाँ जो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है ऑल और सम नॉट का, तो अगर ऑल प्लस सम नॉट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आइदर वन और टू फॉलोज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइदर वन और टू फॉलोज। सैलोक्स में मैं ओनली ए फ्यू वाले वीडियोस में जो मैंने वीडियोस बनाया है ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट पे सैलोक्स का, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हूँ, जैसे कि आइदर और कॉन्सेप्ट, फिर आता है आपका ओनली ए फ्यू और सम नॉट वाले। अगर आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है तो आप वहाँ से जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है? 4, 11, 31, 65, 193। अब आप ये डिजिट को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो डिजिट है इसका 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है, अप्रॉक्स 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम इसमें 2 टाइम्स पे चेक करते हैं तो 4 इंटू 2 कितना आता है? 8। बट यहाँ तो 11 है, तो इसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं तो आता है 11। अब हम 11 वाले में देखते हैं, 11 इंटू 3 33, बट यहाँ पे कितना आ रहा है? 31। तो -2 करें तो 31 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो 2 3 पे आया, हो सके यहाँ पे 1 आएगा फिर 0 होगा, लेकिन यहाँ पे तो फिर 65 है और यहाँ पे 193 है। अगर हम फिर 31 पे देखते हैं, 31 इंटू 2 प्लस 3, ये सेम प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा? यहाँ पे 65 आएगा। फिर अब क्या आ रहा है? यहाँ पे आना चाहिए इंटू 3 -2, तो 65 इंटू 3 -2 करते हैं तो 193 आ जाता है। तो सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। अब अगर हम ये वाला लॉजिक फिर जो पैटर्न, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर 193 इंटू 2 प्लस 3 करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या आ जा रहा है? 389। तो 389 हमारा हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। अब इसको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कोडेड क्वेश्चंस पे बेसिस ये है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्च्यू इज कोडेड एज 201 एंड ट्रेजिडी इज कोडेड एज 218। 201 ट्रेजिडी 218। तो जो यहाँ दोनों में लॉजिक फॉलो होगा वो सेम लॉजिक फॉलो करके हमें इसका कोड बताना है, प्रोफिन। अब हम ये देखते हैं कि वर्च्यू पे क्या हो रहा है वो फॉलो। तो यहाँ जो v का वैल्यू होता है अल्फ़ाबेट में वो कितना होता है? 22। या हम इसको एक तरीके से और पैटर्न इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे v का अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, और i का अपोजिट प्लेस वैल्यू क्या है? 18 है, और r का अपोजिट प्लेस वैल्यू का कितना होगा? 9। ठीक, t का क्या हो जाएगा? 7, और u का 6, और e का 22। अब ये सब को अगर हम ऐड करें तो कितना हमारे पास आता है? 67। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 201। तो यहाँ पे हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा तभी इतना ज़्यादा डिजिट पे आएगा। तो अगर हम 67 इंटू 2 करते हैं तो ये तो नहीं आ रहा है। अगर 3 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 201। तो यानी यहाँ पे 67 में हमको 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तब यहाँ पे आएगा 201। अब ये देखते हैं कि ये सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है ट्रेजिडी में कि नहीं। TRAGEDY, और इसमें भी हम सेम लॉजिक फॉलो करेंगे, यानी कि अपोजिट प्लेस वैल्यू। तो t का अपोजिट प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 7, r का 9, a का 26, g 20, e 22, एंड d का 23, और y का कितना हो जाएगा? 2। अब इसको अगर हम ऐड करें तो कितना आता है? 109, और 109 में हम अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 218।
यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3, यहाँ पे क्या हो रहा है 2, तो ये डिक्रीजिंग में है। तो अब अगर प्रोफेन का निकालेंगे तो इसमें कितना होगा मल्टीप्लाई। फिर आप बोलोगे सर कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोफेन सेम लॉजिक फॉलो होगा, अपोजिट प्लेस वैल्यू 11, 9, 12, 21, 26, 13, 22, 114। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है और नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो इसमें क्या एक और भी लॉजिक हो सकता है। अब हम लोग चेक करेंगे इसमें वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल। पहला तो लॉजिक फॉलो हुआ, अपोजिट प्लेस वैल्यू। दूसरा में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ वॉवेल पे। वर्च्यू में नंबर ऑफ वॉवेल कितना है 3। ट्रेजेडी में नंबर ऑफ वॉवेल कितना है 2। ये हो गया नंबर ऑफ वॉवेल्स। और प्रोफेन में नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है, प्रोफेन्स में नंबर ऑफ वॉवेल्स है 3। तो अगर हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आंसर 342। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यानी इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है अपोजिट प्लेस वैल्यू जो है उसको एडिशन किया गया है। उसके बाद इसमें देखा गया नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है, वो इसका जो एडिशन होगा अपोजिट प्लेस वैल्यू में उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो करेक्ट आंसर है वो है 342। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम among the given option that can replace the question mark in the following series। सीरीज क्या है CMQR BONV AQKZ ZSHD। अब यहाँ पहला डिजिट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, एक माइनस में जा रहा है, C माइनस में गया, एक B, फिर एक माइनस में गया A, अब यहाँ पे आया Z। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, Z के बाद Y आना चाहिए, फिर क्या है M। अब देखिए यहाँ पे तो Y आना चाहिए, तो ऑप्शन 1 और 2 ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अब इसमें सेकेंड डिजिट में ही पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। लेकिन हमको बाकी भी एक सेफ्टी के लिए चेक करना होगा कि वो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। M के बाद क्या आ गया O, तो यहाँ पे एक डिजिट का है गैप है। फिर O के बाद क्या है Q है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट का गैप है, सॉरी अल्फ़ाबेट का गैप है। फिर Q के बाद क्या है S, तो यहाँ पे भी एक अल्फ़ाबेट का गैप है। तो S के बाद भी यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट का गैप होना चाहिए, यानी यहाँ पे T होगा, फिर U होगा। बट यहाँ तो T ऑप्शन में नहीं है, ना नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है। तो आप तो बोल दोगे सर ये क्वेश्चन गलत है, बट ये क्वेश्चन तो गलत नहीं। अब यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ तो हम पहले एक गैप का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है +2 हो रहा है। इसमें तो -1 हो रहा है पहला में, यानी C to B में और B to A और A to Z में -1 कॉन्सेप्ट लग रहा है। फिर M O Q और S में +2 कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो S में अगर हम +2 करेंगे तो क्या आता है U आता है, और यहाँ पे हमारा क्या आया था Y आया था। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो गिवन ऑप्शन है इसमें तो हमारा आ गया ना ऑप्शन 3 YUEH। अब आगे भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे E आ रहा है कि नहीं। तो थर्ड वाले में क्या हो रहा है Q to N है, फिर N to K है, फिर K to क्या है H। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि -3 हो रहा है, तो फिर जब हम H में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा E आ जाएगा। तो जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, ओम। अब यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन में बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंगल रेडियंस। एंगल को हम इसमें रेडियंस में भी लिखते, ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 person I, J, K, L, M, N, O and P are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. 5 of them are facing inward while other are facing outwards. मतलब 5 जो है वो अंदर की ओर फेस किया हुआ है, तो बच गए कितने, 3। जो 3 हैं वो आउटवर्ड्स फेसिंग किए हुए हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मे बी आगे स्टेटमेंट में क्लियर हो। तो आइए से रीड करते हैं। एम इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ के, एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, 3% सीट बिटवीन एन एंड जे। एन और जे के बीच में 3% बैठे हुए हैं। ओ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन हु इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर। एन जो है यहाँ पे सेंटर की ओर फेस नहीं किया हुआ, यानी वो इनवर्ड फेसिंग किया हुआ। तो ये 5 जो पर्सन है जो इनवर्ड फेसिंग किए हुए हैं, उनमें से एक हो जाएगा एन। एल सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई हु इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर। अब देखिए आई भी फेसिंग नहीं किया हुआ है सेंटर पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई हु इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी ये आउटवर्ड किया हुआ है। तो ये 3% में 1% हो जाएगा। और एन हमारा कौन सा में पर्सन में हो गया, जो कि इनवर्ड फेसिंग किए हुए, यानी कि सेंटर की इधर फेसिंग किए हुए। यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एन हु इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर, दैट मीन्स सॉरी ये भी आपका आउटवर्ड ही रहेगा। 5 हमारा कहाँ है, इनवर्ड में है, और 3 है आउटवर्ड में। तो 3 में तो हमको 2 का पता चल गया, जो कि एन और आई है। यहाँ पे स्टेटमेंट में साफ लिखा हुआ है एन हु इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर एंड आई हु इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर। तो दोनों का फेस किधर ही होगा, आउटवर्ड की ओर। और यहाँ पे बच गए एक और। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो हमें एन और आई का डायरेक्शन पता है, तो इसके बेसिस पे हम फर्स्ट स्टेटमेंट पिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या पहला स्टेटमेंट है, एल सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आई। आई का फेस किधर है, आउटवर्ड की ओर, तो यहाँ पे हम आउटवर्ड का सिंबल दे देंगे। अब एल जो है वो थर्ड सीट में बैठ रहा है राइट ऑफ आई का, तो आई अगर फेस आउटवर्ड है तो उसका राइट क्या हो जाएगा, इधर, और इधर उसका लेफ्ट में है। तो थर्ड सीट कहाँ पे हो जाएगा, आर का पोजीशन कहाँ ऑक्यूपाई होगा, सॉरी एल का पोजीशन कहाँ पे ऑक्यूपाई होगा, एल सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आई, यानी इस प्लेस पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पिक कर सकते हैं, एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। लेकिन एम का तो यहाँ पे प्लेस डिफाइन नहीं है कि कहाँ पे उसका प्लेस ऑक्यूपाई है। तो अगर हम एम का प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में, एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एन जो है वो एम के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। तो देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आएगी, यहाँ पे तो हमें एम का डायरेक्शन नहीं पता है कि फेस इनवर्ड किया हुआ है और आउटवर्ड किया हुआ है। तो अगर हम पहले केस में एम का फेस इनवर्ड लेकर के अगर एन का वैल्यू पुट करते हैं, एन का प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, और सेकेंड केस में एम का फेस आउटवर्ड, तो एन का सीट कहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा, एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 3% सीट बिटवीन एन एंड जे। एन और जे के बीच में 3% बैठते हैं।
बट ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे केस 2 में अगर ये स्टेटमेंट हम पिक करें, 3% सीट बिटवीन एन एंड जे, तो यहाँ पे देखिए 3% के बीच में क्या आ जा रहा है, आई, तो केस 2 तो फॉलो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट, ओ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एन हु इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी एन का फेस कहाँ था, बाहर की ओर। अब ओ जो है वो थर्ड टू द राइट में बैठा है एन का, तो ओ का प्लेस कहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा, जे के बगल में। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एल सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आई, जो कि हमने पहले ही पिक कर लिया था, आई हु इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर। और एक और स्टेटमेंट यहाँ पे रह गया है जो कि है एम इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो यहाँ पे एक ही सीट वैकेंट है, थर्ड टू द राइट ऑफ के पे अगर स्टेटमेंट ये फुलफिल होता है, एम इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो यानी के का जो फेस रहेगा वो आउटवर्ड की ओर रहेगा, तभी तो ये स्टेटमेंट फुलफिल होगा। अब यहाँ पे क्या बच जा रहा है, आई जे के एल एम एन ओ पी में के भी हम के का भी प्लेस ऑक्यूपाइड हो गया, एल का भी प्लेस ऑक्यूपाइड हो गया, ओ का भी प्लेस ऑक्यूपाइड हो गया, बच गया पी। बट यहाँ डायरेक्शन अभी नहीं पता चला है मैक्सिमम का, तो केस 2 तो ऐसे फॉलो नहीं हो रहा है, इससे हम इरेज करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन किसका किसका पता चला है, एम का, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनवर्ड फिर आउटवर्ड। एम का इनवर्ड है और आउटवर्ड किसका है, आई एन के। क्वेश्चन में क्या था, 5 ऑफ देम आर फेसिंग इनवर्ड वाइल अदर आर फेसिंग आउटवर्ड, यानी 3 जो है वो आउटवर्ड है और बाकी जो फेस किए हुए हैं वो इनवर्ड किए हुए हैं, यानी एम का भी फेस इनवर्ड रहेगा, जे का भी फेस इनवर्ड रहेगा, ओ का भी फेस इनवर्ड रहेगा, एल का भी फेस इनवर्ड रहेगा और पी का भी फेस इनवर्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। अब जो फाइनल अरेंजमेंट बनेगा, जो फाइनल अरेंजमेंट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जे एम आई पी एन एल के ओ, तो इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर क्या होगा, हु सीट एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड आई। तो एन और आई के बीच में कौन एग्जैक्टली बैठा हुआ है, तो एन का है यहाँ पे और आई यहाँ पे, तो एग्जैक्टली कौन बैठा हुआ है, पी। तो ये नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर होगा। सेम हु अमंग द फ्लोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो सेकंड टू द राइट ऑफ द जे में कौन था, के इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पी। अब अकॉर्डिंग टू फाइनल अरेंजमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पी, यानी पी के रिस्पेक्ट में बताना है कि जो गिवन ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा सही है, पी इज अपोजिट टू ओ, तो पहला ऑप्शन भी ये सही हो रहा है, पी इज अपोजिट टू ओ, और सेकंड ऑप्शन भी पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ, तो पी ओ के फोर्थ राइट में है, पी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में भी पी है, तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल आर ट्रू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, यानी जो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है उसमें सेकंड टू द राइट ऑफ कौन है, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है, एन। अब एन के हमें देखना है कि कौन सा है, सेकंड टू द राइट है एन का, तो सेकंड टू द राइट ऑफ एन का क्या है, के, तो के इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू फाइनल अरेंजमेंट, हु अमंग द फ्लोइंग सीट्स अपोजिट टू आई, तो आई के अपोजिट कौन बैठ रहा है, के, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।